यहाँ थे हम लोग। अरे जीरो से स्टार्ट हो गया ये तो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट क्लास? एनी क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट क्लास? नहीं। सो एक बार हम लोग आईआर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आया हुआ है। एक्चुअली ये शुरू से शुरू। लास्ट क्लास में आपने बताया था कि अगर अक्साई चीन वाला हम हाँ बैलेंस कर रहे हैं तो हाँ वो इशू खत्म हो सकता है, हमारा डिफरेंट यस फ्यूचर है उनके लिए भी। यस। बट सर अगर हम अक्साई चीन का मैटर पूरा उनके ऊपर डिपेंड करके बोल देते हैं किसके ऊपर? तो सर वहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही है हाँ उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ऑक्साई चीन तो अभी वैसे भी उनके पास है। जो सो मतलब सिटीजनशिप वगैरह का जो है इट विल रिजॉल्व बायलैटरली। इट विल, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ इन केव्स एक्सचेंज किए थे, डू यू नो? उनकी मेंटेलिटी फिर नेशनैलिटी जो है उनके अंदर सो समझिए तो, सो वी हैव एक्सचेंज एक्सकेव्स विद द बांग्लादेश लैंड बाउंड्रीज, फाइन। हमने कुछ उनको दिया, उन्होंने हमको कुछ दिया। सर वहाँ तो पीपल्स की ही प्रॉब्लम थी ना, हाँ तो पीपल्स ही चाहते ये थे ये चीज़। तो यहाँ आपने कैसे डिटरमिन कर लिया कि वो नहीं चाहते? नहीं नहीं, बता रहा हूँ कि इवन की ये देखिए अक्साई चीन में एक तो बहुत स्पेस पॉपुलेशन है। इवन द पॉपुलेशन बाय डिफ़ॉल्ट वो चाइना की तरफ है। एंड गिवन द चांस एग्जांपल दिए, आपको चॉइस मिले, फाइन, इफ़ यू आर न्यूट्रल पर्सन, तो आपको चॉइस मिले इंडिया और चाइना, सो व्हाट यू विल प्रेफर? ए न्यूट्रल पर्सन चाइना। न्यूट्रल में बोल रहा हूँ, इंडियंस के हिसाब से नहीं। न्यूट्रल जनरली आई विल, इफ आई एम स्मार्ट इनफ तो आई विल चूज चाइना, बिकॉज इट इज़ अ मोर बेटर एंड प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है वहाँ पे। तो वो आपके हिसाब से लग रहा है ना, आपके हिसाब से लग रहा है ना का न्यूट्रल पर्सन। न्यूट्रल पर्सन के हिसाब से आई विल प्रीफर। देखिए राइट्स इट इज़ ओके, फाइन, राइट्स आर ओके, बट अगेन राइट्स आर लिमिटेड। अभी राइट्स खूब है, डीपीएसपी दिया हुआ है, बट द इम्प्लीमेंटेशन इज़ देयर, और आपके पास फंडामेंटल राइट्स भी हैं। सो इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेबल एज वेल। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फुल है क्या? देयर इज नहीं है, इंडिया में तो है, नहीं है, कुछ भी बोलते हैं जो मन में आता है नहीं वो है। कैसे देयर भी इज़ अ लिमिटेशन, अगेन लिमिटेशन डिपेंड करता है। हाँ बता रहा हूँ ना, तो इवन इन द चाइना दैट रिस्ट्रिक्शन इंडियन के व्यू से देखते हैं तो देयर आर इश्यूज, फाइन, बट व्हेन वी से एज ए न्यूट्रल पर्सन, जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट होंगे, जिसको लगेगा ठीक है मेरे प्रोस्पेक्ट किधर बेटर है, तो दे विल चूज चाइना। एनी वेज दे आर साइकोलॉजिकल लेवल पे दे आर इन टू द चाइना, फाइन। सो वो भी कहेंगे कि ठीक है, इफ देर इज अ ट्रेड वी विल रिमेन इन टू द, एंड वट एवर इफ दे आर विलिंग टू मर्ज विद द इंडिया, सो देर कैन बी प्लेबिसाइट। बट यदि चाइना डिमांड करे कि आप ठीक है पॉपुलेशन रख लो और मुझे एक्साइज चेंज दो, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट द पॉपुलेशन, दैट यू ऑल्सो सेड, दे आर नॉट सो कंसर्न अबाउट द पॉपुलेशन, what they are concerned about are their own prospect, fine. So already they are having over populous country, तो वो कहेंगे ठीक है रख लो कोई दिक्कत नहीं है। सो वो भी एक निगेट कर देते हैं, और जनरली होता नहीं, जनरली यदि दो कंट्रीज़ के बीच में होता है तो कोई छोड़ के नहीं जाना था, वो कहते हैं हमें। बांग्लादेश इंडिया के बीच में हुआ है, सो वी हैव गिवन फ्यू पार्ट ऑफ द इंडिया द बांग्लादेशी, और बांग्लादेशीज के कुछ पार्ट हमने लिए, ऑप्शन दिया गया कि आप किसके पास जाएंगे, जहाँ पे जाना है वहाँ पे चले जाइए, एमिकेबल रिजोल्यूशन। एंड बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कौन चूज़ करेगा? एक न्यूट्रल पर्सन, इंडिया। अगेन दे विल चूज इंडिया, क्योंकि अभी के स्टेज से वी आर बेटर ऑफ, फाइन। सो अगेन डिपेंड करता है, हर एक आदमी की सोच अलग हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चाइना इज़ नॉट दैट बैड, यदि मैं न्यूट्रली बात करूँ तो ठीक ठाक है। सो कोई बात नहीं। लेट अस ट्राई टू सी कि हमारा जो 2020 का क्वेश्चन है, एंड इफ़ वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अभी तक आवर का अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इट गिव्स यू एन आइडिया कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट वी आर स्टडिंग, फाइन। ऑल तो हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने उस टॉपिक के ऊपर बहुत बार बात कर रही है, फाइन। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ वी आर एबल टू सॉल्व, और ये सॉल्व आपको करना है। सो इसलिए हाँ, क्वेश्चन इज, हिंदी में पढ़े पढ़ देता हूँ फिर इंग्लिश में, फाइन। सो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन नंबर 10 है किसका? इट इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ IR, फाइन। क्वेश्चन इज एक्चुअली फ्रॉम द IR। क्वेश्चन इज सेइंग कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है, विवेचना कीजिए। तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला, एक्सप्लेन करने के लिए बोला, फाइन।
Now let us try to understand in English. Fine. The USA is facing an existential threat in the form of a China that is much more challenging than erstwhile Soviet Union. Explain. Fine. So what they are saying कि कौन फेस कर रहा है? USA. किससे फेस कर रहा है? चाइना से, जो कि erstwhile USSR से ज्यादा खतरनाक है. फाइन. सो दिस इज मोर, और इसको और अच्छे से लिख देते हैं. सो ऐसे करके बना दें. सो हु इज ज्यादा खतरे वाला? चाइना. फाइन. सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन आवर अभी तक का जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है. सो कैन यू एक्सप्लेन अभी तक के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे? गुड. पहला हो गया, दैट इज अ मल्टीपोलर प्लस बाइपोलर इशू. फाइन. मल्टी वर्सेस कुछ भी, मल्टी प्लस यूनिपोलर. फाइन. एक ये हो गया. सेकेंड इज ट्रेड इश्यूज. फाइन. सो हमने ये भी पढ़ा, ट्रेड इश्यूज. और क्या लिख सकता? अभी तक की स्टडी जो हमने की है बस. एग्जैक्टली. द सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, और जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. FON मैंने बताया होगा. FON एक्सरसाइज ऑफ द USA इन द साउथ चाइना सी कर सकते हैं. और क्या? ह्यूमन राइट वायलेशंस, हम लोग ये सब लिख सकते हैं. HR वायलेशन, ये सब ने एक्चुअली अभी तक ऊपर पढ़ा है. Although we will study all these aspects during the Indo-US relations. Fine, then we will discuss all this China's aspect and Russia's aspect. और also we will study about this multipolar world plus unipolar world. इसमें भी हमने कहीं ना कहीं इसको डिस्कस किया है. Plus again we will keep on discussing. But कुछ आइडिया तो आपको मिल गया कि पूरे आंसर में क्या लिखना है. Fine. So again this is only. Plus you will have to compare the condition of the USSR कि क्या होता था. So ग्लोबलाइजेशन ये भी एक फैक्टर है. फाइन. तो ट्रेड में आ जाएगा ये ग्लोबलाइजेशन. फाइन. सो यूएसएसआर में क्या क्या था? तो कोल्ड वॉर था, बाइपोलर वर्ल्ड था, चांसेस कम थे. फाइन. रीजन क्या था? क्योंकि दोनों में आपस में लड़ाई होती थी, आइडियोलॉजिकल वार था. फाइन. नाउ पोस्ट कोविड इट इज द चाइना दैट इज राइजिंग. हमने देखा भी होगा द राइज ऑफ द चाइना इन द यूनिपोलर वर्ल्ड एंड बाइपोलर. और फाइनली आप क्या लिखेंगे? इज इट पॉसिबल फॉर चाइना टू बिकम ए नेक्स्ट सुपर पावर? हमने डिस्कस भी किया था. इज इट पॉसिबल फॉर देम? There are possibilities, but what history suggests कि there are unlikely China will replace, because हमने देखा था कि what are the China's issue? Because USA का हमने कहा था biggest asset of the USA is its geographical location. Fine, but the China is encircled by various issues, and most of the important are Japan and India. And of late, USA is encircling किसको? China को, using क्या? India as well as Japan. इंडिया के साथ उन्होंने क्वाड बनाया, जापान के साथ AUKUS एंड ऑल बनाया है. फाइन. सो दे विल कीप ऑन इनसर्कलिंग चाइना. प्लस दे विल रेज उग्योर्स वाला क्वेश्चन, दैट इज ह्यूमन राइट वायलेशन. प्लस दे विल कीप ऑन रेजिंग द माल प्रैक्टिसेस डन बाय द चाइना. प्लस दे विल समहॉट ट्राई टू कंटेन द राइज ऑफ द चाइना by even blocking South China Sea. Fine. And that's why we can discuss, yes, they are facing the challenge, but to challenge US hegemony seems a distant possibility because of the inherent weakness within the China. That is the reason. Fine. So हमने नहीं पढ़ा ये चैप्टर, बट हमने ओवरऑल बहुत सारा डिस्कस कर लिया है, एंड इट गिव्स यू एन आइडिया कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ठीक है ना, इट विल यू हैव सफिशिएंट फूड फॉर थॉट एज ऑफ नाउ एज वेल. आपको इससे भी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जितना कर दिया इतना लिख देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. बट यू हैव टू सफाइस की फाइनली कि द बिगेस्ट लोकेशन, बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ द यूएस इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बिकॉज इसमें कोई बाउंड्री डिस्प्यूट लार्जली नहीं है. दैट्स वाई दे आर on the safe hands. At the same time, China का rise can be contained using India का issue plus Japan का. You can quote the Galwan and all the issues are some of the examples. Fine. So ये सब आप कर सकते हैं, and you can also mention the Hong Kong का issue and the Taiwan कैसे वो कर रहे हैं, तो you can write all the things. Fine. So प्रिंस तिवारी, जय हिंद. जय हिंद. आपको बढ़िया है, जय हिंद से सैल्यूटेशन हो तो और क्या हो. So those who were जो आप ऑनलाइन देख रहे हैं उनको गुड आफ्टरनून. फाइन. सो दैट वाज द क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था. इसके अलावा दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें वी विल कीप ऑन रीडिंग. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ AQUS एंड देयर इज अगेन फॉर्मेशन ऑफ वन थिंग क्वेश्चन है, दैट इज SCO केवल, संघाई कोऑपरेशन. फाइन.
SCO के ऊपर भी हम विल की, जब हम लोग इंडिया चाइना रिलेशन पढ़ेंगे या इंडिया रशिया तो SCO फाइन, सो हम लोग पढ़ेंगे, बट लेटेस्ट ट्राई टू नाउ जहाँ ख़त्म किया था वहाँ से करते हैं, होपफुली कि आज कंप्लीट हो जाए बिकॉज इंटरप्शंस काफ़ी हो गए थे अभी, फाइन ठीक है ना। चलिए सो वी वर डिस्कसिंग कि वाई द एलिफेंट हैज़ टाइनी आईज, और वाई एलिफेंट डांसेस वेरी स्लो, और वाई एलिफेंट वॉक्स वेरी स्लो. These are the metaphor that we use when we talk about the foreign policy of the India. Fine. Metaphor use करते हैं, ये सब इंडिकेटिव होता है. क्यों होता है? So हम लोग देखेंगे कि India is a democracy, and democracy में there are various forces that keeps you pulling. तो इसके कारण क्या होता है, हमेशा ग्रोथ जो होती है, डिसीजन मेकिंग उतनी फिनोमिनल नहीं हो पाती. दैट्स वाई वी हैव सेड दिस कि एलिफेंट डांसेस स्लो और द एलिफेंट हैव टाइनी आईज. सो वी से कि वी डोंट हैव द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कल्चर इन इंडिया. क्या कहते हैं कि इंडिया के पास देर इज अ लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कल्चर. स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और टैक्टिकल थिंकिंग में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज डिफरेंस? नो, कैन इट? So again this is a basic hai, what is, we will keep on reading this word as well. So there's a two type of the thinking in IR, fine. So exactly, so strategic हमने बताया भी था, strategic and second is tactical. Tactical is more about the immediate need को पूरी करने के लिए, fine. You see there is attack on your country and you nuke other country, that is tactical thinking, because you see there is a threat from this country और आपने उसको नास्ते नाबूद कर दिया. At the same time there is a strategic thinking that you see in this कि Kargil has been done, the Kargil incursion has been done. Now you are restraining yourself up to India's border only, and you are not allowing your air force to overcome the boundary of the Pakistan, because you know Pakistan is also a nuke power, plus you need to have this responsibility. You have to show that you are a responsible country. That's why you keep your air force limited up to the Kargil. आप बाहर नहीं बमिंग करते. तो इसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान एंड इंडिया, तो इट इज नॉन एज द पाकिस्तान हैव वेरी गुड टैक्टिकल थिंकिंग. उनके जितने भी प्लान्स होते हैं ना, दे आर फिनोमिनल. We'll discuss during the India-Pakistan relation how they attacked us our 1962. इन्होंने हम पे 1962 में चाइना के साथ हम लोग वॉर हार गए थे. सो अगेन दे हैव अटैक्ड इंडिया इन 1965 इन द एंटिसिपेशन दैट इंडिया का काफ़ी आर्मी काफ़ी कमज़ोर हो गई होगी, या फिर इंडिया का मॉरल काफ़ी डाउन होगा. सो दे हैव अटैक्ड इन एंटिसिपेशन की जीत जाएंगे, बट क्या होता है, उनको मुंह की खानी पड़ती है. सो टैक्टिकली दे वर थिंकिंग वेरी गुड, but when we talk about strategically, they have they haven't calculated the depth of the Indian army. So उन्होंने कहा कि ठीक है, ये ऐसे हल्के में ले लिया और फिर अटैक कर दिया. नहीं, हम हारे क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग हमारी ख़राब थी, आर्मी हमारी काफ़ी कैपेबल थी, फाइन. सो दैट वाई हम कहते हैं पाकिस्तान. व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया इन लार्ज, सो वी लैक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. हमें क्या कहता है, ठीक है, हम लोकल प्रॉब्लम्स में ही उलझे रहते हैं. वी डोंट सी थिंग्स बियॉन्ड ऑप्टिक्स, or we are not able to see things that are larger context में जो बातें होती हैं, जो अपर लेवल पे बातें होती हैं, हम नहीं कहते, छोटे लेवल पे ही अटके रह जाते हैं. फाइन. फॉर एग्जांपल, यू आर नॉट एबल टू मेक और कम टू द कंक्लूजन कि हमारा पाकिस्तान के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए ओवरऑल. इट शुड बी गुड और बैड. हमारा भी है बीच वाला, कोई कहता है अच्छा, कोई कहता है खराब. सो वी लैक दिस स्ट्रेटेजिक कल्चर. फाइन. दैट्स वाई इंडिया इज लैकिंग समवेयर इन इंटरनेशनल और फॉरेन पॉलिटिक्स. ठीक है, चलिए. नाउ लेट अस ट्राई टू सी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द importance of the neighbors. Let us try to see why we are giving undue importance, and why we give why we should be giving importance to our neighbors. What is our foreign policy says? Neighbors, immediate neighbors के ऊपर है ना, neighbors first, neighbor first policy है ना. So हमारी यदि neighbors first policy है, तो what is the importance of the neighbors? Let us try to understand. Fine. So importance of neighbors का first gold standard है कि it is the test of efficacy of foreign policy how your relation are with the neighbors. Fine. So आपकी foreign policy कितनी अच्छी है, ये एक ही चीज़ से मतलब एग्जाम्पलीफाई होती है कि आपके नेबर्स के साथ आपके कैसे रिलेशंस हैं. फाइन. फॉर एग्जाम्पल रशिया. फाइन. सो रशिया, वाई दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स इन कजाकिस्तान. अभी कजाकिस्तान में ही चल रहा है ना इशू. सो नूर सुल्तान के ऊपर जो चल रहा है, वहाँ पे सिविल वॉर की कंडीशन हो चुकी है. वाई रशिया इज डूइंग ऑल द थिंग्स?
because they want to have good relation with their neighbors, because it's a neighbor protection. If their neighbors are protected, Russia will be ultimately protected. Fine. That's why they are intervening into their immediate neighbors. Or why USA is world power, because they have largely good relation with their relations, either with the Canada or the Mexico. Largely it is good. बीच बीच में कभी कभी रेट्रिक्स आता है, जैसे ट्रंप ने किया था, वॉलिंग वगैरह कर रही थी, बट लार्जली इट इज़ गुड. फाइन. सो एट द सेम टाइम इफ वी आर, हमारे सोचिए, इमेजिन कीजिए कंडीशन, if we are having very good relation with the Pakistan as well as China, so will it help to rise India as a world power or superpower? करेगा ना? So we don't have very good relation with the Pakistan or China, so we keep on entangling ourselves or engaging ourselves into the regional issues, and we are not able to focus upon the what larger issues, that is the world politics. And इसका नुकसान हमें ये मिलता है कि हम एक रीजनल पावर ही नहीं बन पाते हैं, क्योंकि रीजनल पावर में आपको कहीं ना कहीं पाकिस्तान काउंटर कर रहा है. चाइना का तो छोड़ दीजिए, China तो again not is the part of the South Asia. So first and foremost thing that India need to do is to have very good relation with its neighbor, and for that this government have adopted what neighbors first policy, and accordingly they have called most of the leaders of our immediates. Fine. So so that is the reason behind our ग्रोथ. जनरली आई थिंक दैट वो होगा, मिश्रा होगा, दैट्स व्हाई वो थोड़ा लेट आते हैं. फाइन. चलिए, बाहर से बंद है तो यू कैन कॉल क्लास में, कोई बात नहीं, ही विल मैनेज दिस. फाइन. लेट अस ट्राई टू सी why it is important to have good relation with our neighbors as well. Fine. So without peaceful territory it is not possible to protect your internal security as well as economy. Fine. सो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी भी अफेक्ट होगी, प्लस आपकी इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी इफ यू डोंट हैव वेरी गुड रिलेशन विथ योर नेबर्स. कैसे? फर्स्ट इज द इंटरनल सिक्योरिटी. हाउ योर इंटरनल सिक्योरिटी विल बी अफेक्टेड इफ योर रिलेशन विथ योर नेबर्स आर नॉट गुड. हाउ? सो डू वी हैव एग्जाम्पल ऑफ इट? पाकिस्तान. फाइन. सो आवर इंटरनल सिक्योरिटी हैज बीन जियोपार्टाइज्ड, दैट इज IS लिख दूं, इंटरनल सिक्योरिटी. So it been jeopardized due to the policies adopted by Pakistan, that is giving India 1000 cuts. Fine. 1000 cuts में क्या करते हैं, वो अटैक करते रहते हैं इंडिया के ऊपर. लेट इट बी 2002 का पार्लियामेंट अटैक और 26/11 का अटैक. फाइन. So all these are the issues that is very much related to the Pakistan's policy of giving India 1000 cuts. That simply means Pakistan don't have a very good reputation or relation with India, and it affects basically India's internal security. And if Indian internal security is affected, there will be FDI on it. So it affect somehow. FDI हमारे ऊपर affect होगी ना, because अभी क्या मुंबई के आपके ताज होटल में किया, why ताज were chosen, और why मरीन क्या कहते हैं नरीमन पॉइंट was chosen, why ताज was chosen? Exactly, it is symbol of India's क्या कहते हैं इकोनॉमिक क्लाउड, व्हाट इज द सिंबल्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ. आई बीन टू द ताज, इट्स फिनोमिनल. फाइन. सो बहुत अच्छी जगह पे है और एक है उसका ऑरा है, एंड यू आर अटैकिंग द ताज. तो वहाँ पे बड़े बड़े डीलिंग्स होंगे, अभी वो को आएंगे करने के लिए? नहीं आएंगे. कौन? क्योंकि देयर इज ए लैप्स इन द इंटरनल सिक्योरिटी. रीजन क्या है? बिकॉज यू डोंट हैव द गुड रिलेशन विद द पाकिस्तान, दैट इज आवर इमीडिएट नीजर, एंड इट इज अगेन अफेक्टिंग योर इकोनॉमी एज वेल. सो strengthening your borders plus strengthening your inside situation is important. दैट्स वाई अभी देखिएगा FDI का ग्रोथ जो हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है कि हमारा लार्जली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है. एंड अगेन अभी बहुत अच्छा होगा तो पाकिस्तान विल बी फीलिंग चाइना एंड पाकिस्तान बोथ विल बी फीलिंग इनसिक्योर. सो देयर इज ए स्टिल टॉक ऑफ 2.5 front war, and this 0.5 front will be activated in order to start this internal security issues by means of protest and all. There will be allegations on the Adanis and Ambanis that are basically wealth creator. So abhi you appraise Facebook, you call Amazon very good company, you call Apple a very good company. At the same time you are having allegation and you are having apprehensions toward whom? Ambani or Adani. Why? क्यों होता है? Because कहीं ना कहीं कोई although there are issues, but somehow they are victim of propaganda as well. Reliance is a huge company, they are no doubt creating job. Fine. Adani, so again multinational company, they are creating jobs.
और द TCS दे आर करके, अब इनके ऊपर यदि डेंट करेंगे, डायरेक्ट अटैक करेंगे, तो उनके इमेज खराब होगी। यदि उनकी इमेज खराब होती है तो अल्टीमेटली इंडिया का ग्रोथ रुकेगा, और किसका बढ़ेगा? पाकिस्तान या चाइना का या USA का, बिकॉज कंपनीज या दूसरी चीज़ें कहीं ना कहीं अल्टरनेट देख लेंगी। सो all these are related to the good relation with your neighbors including China and the Pakistan. That's why neighbors are not only that, मैंने कहा होगा ISI की एक्टिविटीज पाकिस्तान वाले बॉर्डर से नहीं ज़्यादा एक्टिवेट होती, बट चाइना सॉरी नेपाल बॉर्डर से बहुत होती हैं, बिकॉज वी आर हैविंग पोरस बॉर्डर और द सॉफ्ट बॉर्डर विद द होम नेपाल, वीज़ा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो क्या करते हैं, एजेंट्स कहाँ से, पाकिस्तान से पहले नेपाल आते हैं, नेपाल से इंडिया आते हैं, only because these issues. That's why to have a very good borders or very good relation with the neighbors is very important. Fine. चलिए, also we have very extreme insecurity vis-a-vis China. So दो टाइप की पॉलिसीज होती हैं। एक तो आप ओपन पॉलिसी रखिए, फाइन, यू डोंट थिंक अबाउट व्हाट द हेल अदर कंट्रीज आर डूइंग एंड यू फोकस ओनली अपॉन योर ग्रोथ, फाइन, दिस इज नोन एज द इंडिपेंडेंट पॉलिसी। एट द सेम टाइम, if you are excessively obsessed with the China, so each and every time you will try to counter China only. So आपकी सारी का सारा एनर्जी चाइना के ऊपर फोकस रहेगा, एंड चाइना को आप क्या करेंगे, मैचिंग करने की कोशिश करेंगे, फाइन। मैचिंग करने के चक्कर में क्या करेंगे, चाइना कहने का आपको ट्रैप कर देगा, फाइन। वो डेवलपमेंटल वर्क कहीं और कर रहेगा, उसका इंटेंशन कुछ और रहेगा, दिखाएगा कहीं और, एंड यू विल मैच देयर डेवलपमेंटल वर्क विथ एक पोजीशन, दूसरे पोजीशन पर आप बाहर जाएंगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, एंड दैट इज वन ऑफ द इश्यूज विद द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, दैट एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न that we are excessively focused upon the China only. So we are not able to see beyond China, because we have कहीं ना कहीं हमारे साइकी में ये बहुत है कि चाइना हमारे लिए बहुत इशू है, बहुत इशू, बहुत इशू, और वो हमें कहीं ना कहीं डेंट कर रही है, नुकसान हो रही है, फाइन। चलिए, फाइन, एंड वेस्टेड इंटरेस्ट वी हैव सीन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड ऑल। सो गलवान का 80% पार्ट इज ऑलरेडी विद द चाइना, फाइन, इट इज ऑन रिकॉर्ड। गलवान का 80% पार्ट, गलवान इज ए रिवर बेसिकली, एंड गलवान के रिवर के आसपास जो भी चीज़ें हैं उसका 80% इज विद द चाइना। बट स्टिल इंडियन पॉलिटिशियन विल डू, मोस्ट ऑफन दे विल डू कि नहीं, गलवान हमने उसको दे दिया, गलवान हमने उसको दे दिया। फाइनली क्या होता है कि हमारी खुद की इमेज खराब हो जाती है और खुद का मोरल डाउन हो जाता है। पब्लिक का मोरल डाउन होने से पूरा का पूरा सेंटिमेंट चेंज हो सकता है, फाइन। सो वी आर डूइंग क्या, पैरोकियल पॉलिटिक्स, एंड दैट इज कॉस्टिंग व्हाट, our relation with the our neighbors as well, fine। चलिए, हम रिपीट कर रहे हैं बेसिकली शायद, फाइन, सो कोई बात नहीं, इस पे आते हैं। सो छोड़ दीजिए उसको, वी हैव रिपीटेड वन थिंग, फाइन। नाउ लेट अस ट्राई टू सी व्हाट कौटिल्य यूज्ड टू से, फाइन। कौटिल्य का क्या डिक्टम था कि योर नेबर इज योर नेचुरल एनिमी, एंड इट इज ट्रू somehow as well, fine। So the taste of the foreign policy is to turn your neighbors into your friend, that is the ultimate taste of your foreign policy, fine। So ये naturally होता है, सब जगह होता है, because there is a competition and there is a growth competition between both the countries। So one of the taste of your foreign policy is to turn your neighbors into your friend। और friend के लिए क्या करेंगे, you will have to either wage a war, और आप उसको कर सकते हैं, और you can have amicable relation with your neighbors, fine। दो possibilities होती हैं, और दोनों में जो करना पड़े कीजिए, preferred is you just have a good relation or peaceful condition with your neighbors, fine, and it can help you out, fine। चलिए, also we can't ignore neighbors, fine। So हम लोग ignore नहीं कर सकते neighbors को, और it's a very good dictum as well, or you can also use this word that, or the paragraph, that logic of geography is unrelenting। So अटल बिहारी ने भी कहा था, we can change our enemies or friend but we cannot change our neighbors, fine, we cannot। so हमने कहा है कि जो logic of geography है वो unrelenting होती है। you can't deny these things, you can't change the geography, you can change the present, you can change the relations, but you can't change your, like it is not possible for change कि आप चाइना को पूरा बदल दें, is it possible, नहीं possible है। so you can have a good relation with your neighbors, that is a best way forward for a having good relation and all, fine। चलिए, also it is very important to counter neocolonialism and neo-imperialism to have a good relation with our neighbor country or our immediate neighbors। so what are neocolonialism and neo-imperialism? You will see these words most often। so there are two things,
नियो शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना। सो कॉलोनिज्म क्या था? इट वॉज डन बाय द ब्रिटिशर्स। बेसिकली इट वॉज ए टेंजेबल, बहुत ही दिखता था कि ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनी बना लिया, अफ्रीका को बना लिया एंड ऑल, इट वॉज टेंजेबल, फाइन। सो इट वॉज colonial policies. But there is second thing, that is neo colonialism. अभी क्या होता है, there is a no tangible or there is a no physical accession of a country, but there is a intangible or that is not, जो अमूर्त होता है, एक मूर्त रूप में एक अमूर्त रूप में। अमूर्त रूप में फॉर एग्जाम्पल there are companies, for example there is a company we call Google, fine. So it is allegation on the Google that is a neo-imperialistic company. Try to recall how India was captured only by a company named British East India Company. क्या नाम था? That is was, what was the nature of BEIC? It was a private trading company. Fine. कुछ लोग मिलके 16 दिसंबर कब 31 दिसंबर 16 एग्जैक्टली कुछ लोग बैठे, ठीक है ना, बैक पेपर खोला और एक कंपनी बना दी, फाइन. सो दैट वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी, प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी. The same is with the Google, but can you imagine your world beyond the Google? What we are even streaming online, it is only because the Google. YouTube, fine, किसकी कंपनी है largely? प्लेटफॉर्म कौन देती है? Google. You see Gmail, you see n numbers of the services given by the companies like Google or Facebook or all these company, fine. So companies and the organization now are, there is no direct overtake, there is the indirect, and this is one of the example of what? न्यो कॉलोनिज्म, ठीक है ना. इसको क्या कहता है? न्यो कॉलोनिज्म. बिकॉज नाउ ए मल्टीनेशनल कंपनीज आर ट्राइंग टू इंटरफेयर इनटू योर डोमेस्टिक अफेयर्स. प्राइवेसी का राइट्स क्यों आता है? व्हाई देयर इज ए प्राइवेसी वर्ड, बार बार यूज किया जाता है. सो क्यों कहते हैं? देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द प्राइवेसी. व्हाट दे यूज विथ योर डेटा, सो दे कॉल की गूगल कलेक्ट मेटा डेटा. सुना होगा. तो मेटा डेटा क्या होता है? एक बहुत बड़े लेवल का डेटा. आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सब कुछ वो उनके पास कलेक्शन होता है. अकॉर्डिंगली डिसीजन इज बीइंग मेड. इवन दे इन्फ्लुएंस इलेक्शंस. सो वी हैव सीन कि यूएसए का इलेक्शन ऑफ 2020 प्लस उससे पहले का भी इलेक्शन वाज हैविंग, देयर वाज ए इंटरफेरेंस ऑफ द गूगल एज वेल एज बिग कंपनीज लाइक फेसबुक. सो यदि आप इलेक्शन में इंटरफेयर कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि आपने पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड कर दिया. बिकॉज फेसबुक में ऐसे ही एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जिससे ट्रंप की अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, और एट द सेम टाइम उनके अपोजिशन की खराब खराब बातें आ रही हैं. तो एज ए पर्सन, एज ए न्यूट्रल वोटर, whom you will prefer? A person who is being favored by the Facebook, because Facebook का नेक्सस कहीं और से है. सो आपने क्या किया? गवर्नमेंट अपने हिसाब से बना दिया. गवर्नमेंट अपने हिसाब से बना दिया, को डिसीजंस कौन लेगा? तो फेसबुक ही लेगी. फेस किसका और होगा? किसी एक प्रेसिडेंट का होगा, बी इट ट्रंप और बी इट ट्राइबन. बट हु इज द अल्टीमेट पर्सन हु इज टेकिंग डिसीजंस? इट इज द फेसबुक और द कंपनीज, और द न्यू कॉलोनाइज्ड कंपनीज इसको बोलते हैं. एंड टू काउंटर सच कंपनीज we need to have very good relation with the neighbors, very good, because they can alter. उनको लगेगा कि इंडिया का यदि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो जाएगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, हमें डेवलपमेंट होगा. तो दे विल फोर्स पाकिस्तान टू हैविंग गुड रिलेशन विद द इंडिया, दे विल फोर्स. और इफ दे विल थिंक कि चाइना का ग्रोथ इज वेरी नीडेड, सो दे विल डू समथिंग ऑन द इंडिया ओनली बिकॉज दे वांट राइज ऑफ द चाइना, फाइन. That's why it is said that to counter neo-colonist interest and neo-imperialist, it is very. So let us try to see what are the neo-imperialist countries. Fine. ये तो colonials हो गए. Neo-imperialism is shown by two countries of late. That is the Russia as well as China. So we have seen the case of the Russia, annexation of Crimea. Fine. Crimea का क्या था? So Crimea they are trying to overcome because उनको लगता है कि Crimea is very needed. At the same time, China is also doing same time of the things. Hong Kong. So Hong Kong क्या होता था? It used to be a British colony. यही ना स्पेलिंग इसकी, Hong Kong की, शायद यही है. फाइन. सो इट
KO है, ठीक है, KONG होगी। सो हांगकॉन्ग इज वाज यूज्ड टू बी ए ब्रिटिश कॉलोनी, बेसिकली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया होता था, जो चाइना को ट्रांसफर कर दिया उन्हें सिंगल शर्त कि देयर विल बी ऑटोनॉमी ऑफ दिस एरिया, फाइन। बट चाइना ने ऑफ लेट इसको क्या किया, एक्वायर कर लिया, रिसेंटली किया है, 2020 में किया है, बाय द फोर्स, फाइन। So not only that, they are trying to encircle China, South China Sea, plus they are having their claim over the Taiwan. That was actually original China क्या था, Taiwan ही था। So Taiwan को was given the union membership, not to the today's China, but somehow China grabbed this thing, fine। So all these shows that there are neo-imperialistic but and as well as neo-colonist policies or the companies or the countries that have vested interest. And in order to counter those companies and countries, we need to have very good relation with our neighbors. For example, if we South Asian countries are together, बैठ जाते हैं SAARC ideal condition में, and we all know that China का है imperialistic aspiration. They do debt trap. China का आज ही देखिएगा, हिंदू में न्यूज़ आया हुआ है, Sri Lanka is calling restructuring. Fine. Why they are coming? Because this is a debt trap. And what is their larger policy? To have the economic control of the Sri Lanka. So the decisions can be made upon the whims and fancies of the China, and that is the neo-imperialistic. This is the new example of neo-imperialistic powers. So if let us suppose कि India कुछ बनाती है with the Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Sri Lanka और सब countries के बीच में against the China, so most of the country I am sure will favor India because they all are fed up with the Chinese debt policy. तो ऐसा कुछ होता है तब भी हमें अपने नेबर्स की जरूरत होती है, फाइन। इसलिए फ्रेंडली रिलेशन विद द नेबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंटर ऑल दिस न्यू इंपीरियलिस्टिक एज वेल एज न्यू कॉलोनिस्ट पॉलिसीज, फाइन, ठीक है। चलिए सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी जो हमने डिस्कस भी किया था। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कोट है कि अटल बिहारी जी का है, वी कैन सी, क्या उन्होंने कहा था, ठीक है ना, आप अपने दोस्त बदल सकते हैं जो आप लोग ऑफन करते हैं, ठीक है ना, आज ये दोस्त बनाया कल कहीं और दोस्त बनाया, बट यू कांट, यू आर नॉट एबल टू चेंज योर नेबर्स। फॉर एग्जांपल वी कांट चेंज पाकिस्तान या वी कैन चेंज, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा था, कहने का मतलब यही था, सारा कहने का लबो लुआ यही था कि यू नीड टू हैव गुड रिलेशन विथ योर नेबर्स। सो एंड लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज क्वाइट अनरिलेंटिंग, यू कांट चेंज दिस लॉजिक, फाइन। सो यू विल हैव टू बी a very good and friendly relation with your neighbors, fine। So logic of geography is unrelenting and proximity is the most difficult and testing among diplomatic challenges a country faces, fine। So हमने पहले भी देखा कि नेबर्स के साथ हमारे जो रिलेशन होने चाहिए बहुत अच्छे होने चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि हमारे नेबर्स के साथ ही पूरे वर्ल्ड में कहने खराब रिलेशन है, इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना और इजराइल फिलिस्तीन, फाइन, इवन कि यूएसए का विथ मैक्सिको और रशिया के साथ तो बहुत सारे इश्यूज हैं, फाइन। एंड देर आर लॉट्स ऑफ द सच इशूज, ग्रीस और टर्की के बीच में है, चाइना जापान के बाद में देर आर लॉट्स, चाइना के साथ ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ है इंक्लूडिंग रशिया, दे आर हैविंग वेरी एंटागोनिस्टिक रिलेशन, फाइन। बट टेस्ट इज हाउ यू कैन मेक थिंग्स बेटर, देयर विल बी इशू, द अल्टीमेट गोल ऑफ ए फॉरेन पॉलिसी इज टू मेक देम बेटर, यू कांट चेंज ऑल दिस थिंग्स बट यू कैन ऑलवेज मेक थिंग्स बेटर, फाइन। चलिए, frontiers with neighbors are where domestic concern intersect with the external relationships. What is the meaning of this statement? So frontiers with neighbors are where domestic concern intersect with external relationship. What is the meaning of it? Try to recall this external and internal securities and how it is related to economy and all. So इसका statement का meaning यही है कि आप यदि अपने अच्छे रिलेशंस करेंगे अपने फ्रंटियर्स के साथ, अपने सीमाओं को अच्छे से रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका असर क्या होगा, आपके इंटरनल सिक्योरिटीज़ के ऊपर पड़ेगा और अल्टीमेटली योर इकोनॉमी विल बी बूस्टेड, दैट इज मोस्ट नीडेड एंड दैट इज द मेन कंसर्न टू बूस्ट योर इकोनॉमी, फाइन। चलिए, दिस इज वेयर डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज बिकम इनएक्सट्रेबल एंड डिमांड सेंसिटिव हैंडलिंग। और इसलिए हमें सजेस्ट भी कहा जाता है कि आप जो रियोट्रिक सेट करते हैं ना कि नहीं पाकिस्तान के ऊपर ये कर देंगे या चाइना को हम लोग वो कर देंगे ये वो, सो इट इज़ नॉट नीडेड, यू नीड टू हैव वेरी सेंसिबल अप्रोच टुवर्ड्स योर फॉरेन पॉलिसी। आपके एक स्टेटमेंट के कारण, आपके एक इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के कारण रिलेशंस खराब हो सकते हैं चाइना का इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक्चुअली, पिछली बार क्या हुआ था, हमने कहा दिया था कि एक कोरोना का एक वेरिएंट है दैट इज वी कॉल्ड सिंगापुर वेरिएंट, कहा था, किसने कहा था, सीएम केजरीवाल जी ने कहा दिया था, फाइन। सो उनका कहना था कि सिंगापुर में केसेस बढ़ रहे हैं तो उन्होंने उसको नाम दे दिया सिंगापुर वेरिएंट का। उन्होंने कहा कि द फ्लाइट बिटवीन द सिंगापुर इंडिया शुड बी कर्ब्ड बिकॉज इट कैन लीड टू द डिजास्टर इन दिल्ली, फाइन। ही वॉज वेरी रीजनेबल एज वेल,
बट एक सीएम को दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू द एक स्टेट, और स्टेट भी जो फुल फ्लेज नहीं है, कमेंटिंग अपॉन ए फॉरेन कंट्री लाइक सिंगापुर, दैट इज वेरी गुड रिलेशन विद इंडिया, इकोनॉमिकली, मिलिट्रिकली, पॉलिटिकली सब अच्छे रिलेशन है हमारे पास। इवन आप जब सेलेक्ट होकर आईएएस बनेंगे तो आपकी ट्रेनिंग एक जो बाहर होगी सिंगापुर में ही होती है, डू यू नो? आईएएस को दिया जाती है ट्रेनिंग। सिंगापुर इज वन ऑफ द मोस्ट स्टार कंट्री ऑफ द एशिया, फाइन, और एशिया का सबसे अच्छे कंट्री साउथ एशिया को मान लीजिए माना जाता है, और हमारी आपकी ट्रेनिंग भी होगी इफ़ यू आर इनटू द ये आई नहीं आईएएस को भी भेजा जाता है एट, आपको नहीं पता, डीपर इनटू डिटेल्स, फाइन। सो आपको सिंगापुर भी भेजा जाएगा फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आपको वहाँ पे कोर्स कराया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फाइन। सो इट इज़ नॉट आईएफएस, सबको भेजा जाएगा, आईपीएस को कहीं और भेजा जाता है। सो पहले बेसिक ट्रेनिंग होती है। सो 3-4 साल तक तो आप लोग यही सब करेंगे, मज़े करेंगे, दैट वी कॉल हनीमून पीरियड, फाइन। सो हनीमून सब जगह होता है। सो आप ट्रेनिंग कर लिया लाप्सना या फिर कहाँ पे भी कर लिया, उसके बाद आपको कहीं बाहर भी भेजा जाता है। जनरली आईएएस को सिंगापुर भेजा जाता है, बिकॉज वन ऑफ माई सीनियर फ्लैटमेट थे, ही वॉज सेंट टू द सिंगापुर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर बीइंग सेंट टू द सिंगापुर फॉर द ट्रेनिंग पर्पजेज। तो वो वहाँ के गुड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस से, ठीक है ना, आप अवेयर होते हैं और कैसे वो अच्छा कर रहे हैं उससे करके इंडिया में इंप्लीमेंट करने को बोलते हैं। आईपीएस को शायद पहले इजराइल और कहीं और भेजते थे, आई गेस यूरोप भेजते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, फाइन। आईएफएस की तो हमेशा बाहर ही कहीं ना कहीं पोस्टिंग होगी, तो सबकी एक बार बाहर पोस्टिंग होनी पोस्टिंग नहीं, ट्रेनिंग होती है बेसिकली, दीज आर द ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, फाइन। So you are having very good economic plus political plus otherwise relation, military relation with the Singapore, and a CM of a state is calling it Singapore variant. That is unscientific. Then क्या होगा? Reaction आया था सिंगापुर का, official reaction आया था, and they have reprimanded the statement and they have denied this categorically कि आप ऐसा नहीं कर सकते, because आप यदि सिंगापुर वेरिएंट करते हैं, अगेन इट्स रेशियल ट्रीटमेंट। आप रियसली बोल रहे हैं कि ये जो ओरिजिन हुआ है सिंगापुर से हुआ, एंड सिंगापुर इज द इशू, प्रॉब्लम इशू। सो यू आर व्हाट डूइंग व्हाट, कि आप एक सेंसिटिव चीज़ों के ऊपर बोल रहे हैं जिसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। यू हैव ऑल द राइट्स टू डील द पेंडेमिक, बट यू डोंट हैव द राइट टू से दैट इज अ सिंगापुर वेरिएंट एंड वी शुड हैविंग कर्बिंग आवर फ्लाइट विद द सिंगापुर। सो और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। वी ऑफन मिनिस्टर्स बहुत सारे होते हैं, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, या फिर आपके होम मिनिस्टर यदि स्टेटमेंट देते हैं कि अक्साई चीन हमारा हिस्सा है या पीओके हमारा हिस्सा है, जान देंगे इसके लिए। सो इस टाइप का रियोट्रिक इज गुड फॉर द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, फाइन, इट इज गुड टू गेट वोट्स, बट दैट विल बी रिएक्शन बाय द चाइना, एंड वी हैव सीन द रिएक्शन, एंड देयर विल बी रिएक्शन फ्रॉम द पाकिस्तान एज वेल। It may be visible, it may not be visible, but there will be, because it will create somehow, कहीं ना कहीं उनके सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी, और इसके कारण क्या करेंगे वो लोग, कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस को भी आपके हिसाब से अलाइन कराएंगे, बिकॉज उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं, फाइन। सो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन से अलग रखना चाहिए। ओनली दोज हु आर ऑथराइज टू स्पीक ऑन द इंटरनेशनल रिलेशन शुड बी गिवन द अथॉरिटी, अदरवाइज ईच एंड एवरी शुड बी, कहते हैं ना एरा गेरा नथु खेरा, should not be speaking of, क्योंकि it can cause a war as well, कुछ भी हो सकता है, फाइन। चलिए again these are all logics you can read, and it is very much related to the why there is a proverb that, fine, कि there is a logic of geography is unrelenting. These are sufficient to say. Now let us see what is India's approach vis-a-vis its foreign policy, and we will see again one करके देखते हैं। So yeah, पॉलिसीज में बात कर रहे थे, नेपाल के साथ हमारा सॉफ्ट बॉर्डर है, और उस सॉफ्ट बॉर्डर का फायदा उठा के पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है। तो ये एक्सेप्टेबल है कि रिलेशन है हमारे नेपाल के साथ, फायदा so किसकी गलती है, किसकी गलती है? ये नेपाल की गलती है, अल्टीमेटली इंडिया की गलती है ना, कि यू आर ए बिग प्लेयर एंड यू आर एस्पायरिंग टू गेट ए यूएन परमानेंट मेंबरशिप, एट द सेम टाइम यू आर हैविंग ए वेरी बैड रिलेशन विद द पाकिस्तान, फाइन। नॉट ओनली दैट, you are not able to protect your internal security. You are a disaster into the internal security only because you are allowing your neighboring countries having a soft border. So यदि आप अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आपके रिलेशन आपके फॉरेन कंट्रीज के साथ अच्छे नहीं हो सकते, तो हाउ यू कैन गेट ए यूनियन का परमानेंट मेंबरशिप? बताता हूँ, बहुत अच्छा नहीं है, ओके ओके है नेपाल के साथ और पाकिस्तान के साथ।
soft border is not only because of the अच्छा बहुत अच्छा, it is only because of the our cultural linkage with the Nepal. बहुत अच्छे relation नहीं है because we will see actually they play China game and India game. India के साथ China game, China के साथ India game. So they are actually enjoying the fight between the China and India. उनको मजे हैं, दो बंदर लड़ते हैं तो बिल्ली हमेशा फायदा उठाती है, they use fine. What I am saying कि सॉफ्ट बॉर्डर यूरोप का भी आपस में है, यूरोप में बॉर्डर्स खत्म हो गई हैं ऑलमोस्ट यूरो जोन के बाद. सो यूरोप में यदि ऐसा हो सकता है तो यूरोप की इज्जत बढ़ जाती है, बट आप नहीं कर रहे हैं. इट सिंपली मीन्स कि आपकी पॉलिसीज कहीं ना कहीं इशूज हैं पॉलिसीज में. यू डोंट हैव द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यू आर ओनली हैविंग द टैक्टिकल थिंकिंग. यस, you need to have very hard border with the Pakistan, plus you need to have hard border with the Nepal as well, because the ISI agents are being thrown to the India, to the borders or India only because of we are having soft. But you need to see ना कि आपके ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, फिर क्यों आ रही हैं, या फिर आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी क्या कर रही है, BSF क्या कर रही है. BSF का रोल है ना कि चेकिंग करे. सॉफ्ट बॉर्डर डजंट मीन कि कोई भी आ जाए, तो उसमें भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं ना कि आप एटलीस्ट बेसिक डॉक्यूमेंट देखिए, आइडेंटिफिकेशन कीजिए. दैट सिंपली मीन्स कि आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज उतनी कैपेबल नहीं है अभी, इसलिए वो इंक्लूड कर रहे हैं. फिर इट डजंट मीन कि आपको हार्ड बॉर्डर कर देना चाहिए, या इट डजंट मीन कि हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे. डजंट मीन. व्हाट इज द फैक्ट? इट इज़ नॉट हैविंग कि हमारे रिलेशन खराब हैं. फाइन. सो देर इज आर इफ एंड बट्स, देर कांट बी एकदम से कि नहीं होना ही चाहिए, खराब होना चाहिए. फाइन. सो ठीक है, चलिए. So let us see what is India's approach towards the foreign policy. So we have having clarity of goal. Largely we are having clarity of the goals. हमारा हमने देख लिया what are our goals. Immediate first, neighbors first, and a respectful position in international community that we call the UN का permanent membership. That is clarity of the goals. Largely हम लोग कहते हैं and we are pushing for the peace. Fine. Panchsheel and all, और वसुधैव कुटुंबकम. These are the our basic जो डोगमाज होते हैं, वी लार्जली फॉलो इट. बी इट एनी गवर्नमेंट, वी लार्जली फॉलो इट. फाइन. सो इट इज़ मोर अबाउट द कंटिन्यूटी रादर देन चेंज. दैट हमने डिस्कस भी किया था. फाइन. चलिए. ऑल्सो वी हैव फ्यू वर्केबल एक्शन प्लान. ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल्स हैं, हमारे पास कुछ ऐसे थिंग्स हैं. दे विल कीप ऑन डिस्कसिंग व्हेन किसी भी कंट्री का आएगा. इफ़ आवर रिलेशन इज विथ द USA, तो वी हैव ए वर्केबल प्लान कि USA के साथ क्या क्या होना चाहिए, और चाइना के साथ है तो क्या होना चाहिए, वी नो. So we are giving rights to the army to discuss all the things. Generally army को नहीं दिया जाता, because हमने उनको दे रखा है, because we well understand कि what is the de facto situation. De jure is in the politicians mind कि ये हमारा position है, गलवान हमारा हिस्सा है, but de facto army को पता है actual ground condition क्या है. So we have given the diplomatic rights to army. Generally ऐसा नहीं होता democratic countries में, armies को ये सब नहीं दिया जाता, but again we are giving, बिकॉज हमें जब पता है कि आर्मी को ही एक्चुअल सिचुएशन पता है, एंड दे विल डील विद द थिंग्स. वंस दे आर सेटिस्फाइड, विल गिव ए ग्रीन गो कि ठीक है ऐसा हो गया तो ऐसा ही रहने दो. फाइन. बिकॉज वी हैव द वर्केबल एक्शन प्लान. ऑल्सो वी हैव वेरी वर्केबल एक्शन प्लान विद द पाकिस्तान. वी नो कि व्हाट इज द कंडीशन. सो पाकिस्तान के साथ हम जनरली फॉर्म हैं, हम सख्त हैं, और अदर कंट्रीज से बांग्लादेश के साथ और श्रीलंका के साथ फ्लेक्सिबल हैं. फाइन. चलिए. ऑल्सो देयर इज ए सस्टेन इम्प्लीमेंटेशन. Doesn't matter, मैंने कहा it is again more about the continuity rather than the change. We have discussed in this Modi's foreign policy as well. So there is a continuity in policies. लोग आते हैं, लोग आते जाते हैं, लेकिन क्या होता है, foreign policies almost constant हमारे. We are still following largely Panchsheel, we are still following Gujarat doctrine, and we are still following non-interventions, and we are having Article 51 that is binding as well. Fine. So largely it's sustainable in the implementation. Panchsheel and Gujarat doctrine can be used as the confidence building measures. Fine. This is the India's approach, and we follow. What is the confidence building measures? CBM we often use. What is the confidence building measures? So जो भी talks होती है ना, trade talks या commercial talks, military talks, all these are known as the confidence building measures. जिससे दो players के बीच में confidence develop हो. मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं कि इश्यूज क्या हैं, एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस टू द इश्यूज, एंड दैट इज एमिकेबल एज वेल, दैट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज. इसको कहा जाता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एंड दिस वर्ड इज ऑफन यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटीज. वी ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स. नागालैंड इशू, वी विल टॉक अबाउट द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स adopted by the Indian Army, so that नागालैंड के लोगों में ये इमेज नहीं जाए कि आर्मी इज डूइंग
अनड्यू एट्रोसिटीज. सो आर्मी के टॉप लीडर्स बैठेंगे नागालैंड की कम्युनिटी के साथ एंड दे विल डिस्कस ऑल द इश्यूज एंड दे विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द इश्यूज एमिकली. दैट इज नोन एज द CBM. फाइन. चलिए, earliest resolution of the pending dispute is also India's approach, and in accordance with that we have done various things. We have the land bordering agreement with the Nepal, we have with the Bangladesh, Bhutan, with the Sri Lanka. We have given one island to the Sri Lanka as well, because only our policy is to resolution of the pending dispute. Disputes रहेंगी तो issues भी होंगे. Fine. नेपाल के साथ हमारा काला पानी में dispute है, तो they can use these issues to exploit or to कम टू दे कुछ फेवरेबल कंडीशंस के लिए. दे कैन आस्क ऑलवेज. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो जाएगा तो ऐसा जो होती है इंडिया को ब्लैकमेलिंग करने का कुछ तरीका भी नहीं बचेगा. सो इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज अप्रोच टू फर्स्ट रिजॉल्व ऑल दिस पेंडिंग डिस्प्यूट, देन वी विल टॉक. एंड चाइना के साथ हमारा यही है कि लेट अस ट्राई टू रिजॉल्व. दैट सीम्स डिस्टेंस पॉसिबिलिटी, बट यू नेवर नो कब क्या होगा. फाइन. देर आर, वी विल डिस्कस नेक्स्ट. हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल पाकिस्तान, इंडिया का पाकिस्तान के रिलेशन है, एंड इन विच अभी तो हम लोग लार्जली इंडियाज अप्रोच फॉरेन पॉलिसी दैट इज लास्ट, देन विल कम टू द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, सॉरी इंडिया का इसके नेबर्स के साथ. फाइनली फाइन. चलिए, एंड नेक्स्ट इज द नो नीड टू बी एक्सट्रीमली इनसिक्योर अबाउट चाइनाज प्रेजेंस, वी नीड टू वर्क अपॉन आवर ऑन स्ट्रेंथ. फाइन. सो हमने कहा देखा कि हमारा जो एक्सेसिव फोकस है वो किसके ऊपर है, चाइना के ऊपर, और इसके चक्कर में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके चक्कर में हम लोग अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. और उसके ऊपर ध्यान देने से नुकसान क्या हो रहा है कि वी आर एक्सेसिवली फोकस्ड, ऑब्सेस्ड, कहते हैं ना ऑब्सेसिव, ऑब्सेशन हो जाता है किसी, आप लोगों का भी कभी हो जाता है किसी सब्जेक्ट के साथ, किसी आदमी के साथ, किसी जगह के साथ हो जाता है ऑब्सेशन. सो इंडिया इज हैविंग ऑब्सेशन विद द चाइना, दैट्स वाई वी आर एट द लेस फेवरेबल कंडीशन. फाइन. चलिए, neither allowing our small nation to play China card, nor India should act as a big brother. It should be also India's one of the approach. और हमें चाइना को भी जगह नहीं देनी चाहिए. और हमारा भी जो एक हमने देखा दैट वी हैव वेरियस इश्यूज एंड वी हैव एक्चुअली नुकसान ही हुआ है ड्यू टू दिस बिग ब्रदर एटीट्यूड. फाइन. सो इंडिया को ये दोनों कहीं ना कहीं ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हमारे रिलेशंस अच्छे हो पाएंगे अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ, अपने नेबर्स एंड ऑल के साथ. फाइन. चलिए, इंडिया नीड टू डेवलप एज ए सॉफ्ट पावर. सॉफ्ट पावर क्या होता है, वी ऑल नो दैट. क्या होता है? बॉलीवुड, टेक्नोलॉजी, म्यूजिक. फाइन. आपके बुद्धिस्ट सेंटर्स, आपके हिंदू सेंटर्स, आपके मुस्लिम सेंटर्स. फाइन. ऑल दीज आर द सॉफ्ट पावर. एंड हार्ड पावर क्या होता है? मिलिट्री. फाइन. चलिए, सो आप यदि सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं तो आपको क्या फायदा होता है? ठीक है, आपका एक्चुअली बढ़ जाती है. डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम होंगे, इकोनॉमी का बूम होगा. फाइन. आपके यहाँ टूल एंड ट्रेवलर्स काफ़ी बढ़ जाएगा, एक पैरेलल इकोनॉमी का जन्म होगा. दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग सॉफ्ट पावर. जनरली इट इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड द वर्ल्ड शुड अडॉप्ट, और इंडिया एटलीस्ट शुड अडॉप्ट दिस सॉफ्ट पावर पॉलिसी, एंड इन कंट्रास्ट वी आर अडॉप्टिंग हार्ड पावर वाला. फाइन. So we are doing the economic blockade, we are adopting to the economic policies, we are adopting the military options, we are not using our soft. For example, India ka diaspora, Indian diaspora is a very important soft power of India. We can use them to mold decisions. Diaspora जो इंडिया के लोग बाहर जाके बस गए, NRIs जिसको बोलते हैं. फाइन. तो इंडिया के लोग जो बाहर जाके बस गए हैं उनका यूज़ होता है. कैसे होता है? हॉडी मोडी, मैंने उस दिन भी बताया था. So what is the purpose of the Howdy Modi? To create India's image. So USA में यदि कुछ issues चल रहा है, trade dispute चल रहा है, तो we can mold this because our या कनाडा के साथ. So there is कनाडा में there is a large population of the Punjabis. So Punjabis having very good presence over there. Result क्या होता है? पंजाब वहाँ के कनाडा को प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में आके माफ़ी मांगनी पड़ती है about the कोमाटागामारू इंसिडेंस. हुआ था, हिस्ट्री में पढ़ते हैं. और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को जलियांवाला बाग के बारे में माफ़ी मांगनी पड़ती बिकॉज इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं. या सऊदी में आपके मंदिर बन रहे हैं. फाइन. या सऊदी के लोग आपको कुछ चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा. इंडिया इज़ ए वर्क हाउस ऑफ द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ द CEOs इंडियंस हैं. सो बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो डिसीजन मेकिंग में कर ही सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना. सो दैट इज़ द इंडिया सॉफ्ट पावर दैट इंडिया शुड यूज एंड करते भी हैं टाइम टू टाइम. फाइन. चलिए, प्रोफेशनलिज्म इन फॉरेन पॉलिसी शुड बी ऑल्सो इंडियाज अप्रोच, और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है.
और these things you can quote about the what are the various issues with the India's foreign policy as well. तो we can quote all these things, fine, कि हम लोग use नहीं कर पाते हैं. Let us try to understand what is the first professionalism in the foreign policy and what is the India's strength plus weaknesses, fine. Professionalism क्या होता है? When I say a doctor should show professionalism, or a administrator like you people, future administrator, you should be showing professionalism, or a teacher I should be showing professionalism. What is the meaning of it? हाँ, फाइन. सो मुझे जो दिया गया है डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या फिर हमारा जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको मुझे पूरा करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई टर्म ऑफ रेफरेंस विद दिस इंस्टीट्यूट इज टू कंप्लीट IR विद इन द टाइम, so it is I am time bound, I am duty bound to do all these things, fine, with the quality, that is professional, ठीक है ना. the same goes with the foreign policies के जितने भी एक्सपर्ट हैं या जो भी हैं, fine. so एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि let us try to see what are the India's foreign policies और diplomats का strength and what are the other countries foreign policy और जो diplomats का strength, fine. so we have very good example, we can see. so इंडिया के जो अभी के टोटल डिप्लोमेट हैं जो एक्टिव हैं, इट इज 845. कितने हैं? हमारी पॉपुलेशन कितनी है ऑफिशियल? फाइन, ऑलमोस्ट इतना है. ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है ना. नॉन ऑफिशियल तो कम से कम 1.50 होगा ही होगा. सो 150 करोड़. कितने डिप्लोमेट्स? 845. सिंगापुर कितना कंट्री है? कितना बड़ा कंट्री है? देखा है कभी? इतू सा है. गोवा से छोटा ही होगा, पॉपुलेशन तो उससे भी कम ही होगा आई गेस, फाइन. इतू सा हम लोग बोलते हैं, इतू सा कंट्री है. इसके कितने डिप्लोमेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? ऑलमोस्ट इंडिया के ही इतने ही हैं, ऑलमोस्ट 40-45 का वैल्यू नहीं. 45 लोग तो ऐसे भी छुट्टी में रहते होंगे, या 45 लोग तो बीमार रहते होंगे इंडिया में, छुट्टी में रहते होंगे, शादी वादी अटेंड करते. ऑलमोस्ट इट इज नेक टू नेक मैचिंग है, फाइन. सो कैन यू सी द डिफरेंस? एट द सेम टाइम USA 6200. द सेम गोज विद द चाइना, almost 5800. Russia almost 6000. France almost 6000 diplomats. हाँ. so these are the developing countries, world power, fine. so उनका world power वो इसलिए है क्योंकि उनके diplomats बहुत हैं, उनके हर एक जगह पे अलग अलग एक्सपर्टीज के हुए लोग हैं. एट द सेम टाइम इंडिया सिर्फ 845, इतनी बड़ी कंट्री, और सिर्फ 845 और 850 जो भी है. so do you think you will be able to having a very good foreign policy? आपके पास नहीं. ये लोग overburdened हैं. no doubt Indians diplomat are quite capable, but they are overburdened. क्या क्या करेंगे एक लोग? क्या कर लेंगे? मतलब आप USA जैसे कंट्री में आपने 10 डिप्लोमेट छोड़ रखा है, या पाकिस्तान जैसे कंट्री में आपने 15 छोड़ रखा है, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा. और रिक्रूटमेंट देखिए, इट्स अगेन एन आयरन रे. गवर्नमेंट क्या कर रही है? जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था, आप लोग तो बहुत खराब टाइम में है. जब व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन द वैकेंसी वाज ऑलमोस्ट 1200. रियलिटी दिखा रहा हूँ, रियलिटी, इट्स रियल. नहीं IFS होते हैं वो. 1200 टोटल वैकेंसीज. IFS तो कम से कम लगे हार्डली 20-25 बनते होंगे, 25-30 इसे, तो वही 30-40 45 तक जाएगा. अभी की वैकेंसी इसमें कितने बनेंगे? 40-45. लेट अस सपोज मैक्सिमम 40 बनेंगे, 25-30 ही बनेंगे, ठीक है ना. लेट अस सपोज 40. बहुत अच्छा, गवर्नमेंट का मूड हो गया, इस बार ज़्यादा करेंगे. मेरा लेक्चर देख के उनको लगा होगा, अंदर की आत्मा जाग गई कि नहीं, इसने बोला है तो कुछ कर लेते हैं, फाइन. सो स्टिल 40 हर एक साल आ रहा है, तो यू विल बी एबल टू मैच दिस. क्या कभी कर पाओगे आप मैच? बहुत ज़्यादा. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग द रिक्रूटमेंट. एटलीस्ट यू शुड बी हैविंग IFS का तो रिक्रूटमेंट कर लो. IAS की मत करना, नहीं ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है. यू हैव अदर ऑप्शंस एंड यू आर PCS ऑफिसर्स. IPS की भी मत करो, बट IFS की तो करनी पड़ेगी भी आपको, जो दिख रहा है. बिकॉज एक छोटी सी कंट्रीज इज मैचिंग योर कैपेबिलिटीज, एंड दैट्स वाई. देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया. सिंगापुर इज वन ऑफ द, कहते हैं ना, आउटलायर कंट्री ऑफ दिस साउथ एशिया, और दैट इज आसियान का. नॉट ओनली आसियान, सारे इंडेक्सेस में दे आर डूइंग वेरी फिनोमिनली गुड. एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, हेल्थ सर्विसेज अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, ओनली बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन टू ऑल दीज थिंग्स. डिप्लोमेट्स इनके इतने हैं. USA का तो छोड़ दीजिए, USA का तो पता भी नहीं होगा कौन CIA का एजेंट है, कौन डिप्लोमेट है.
ये तो ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है. देयर विल लॉट्स ऑफ द पर्सन हु विल बी ऑन द CIA's पेरोल, और वो इंडिया में काम करेंगे, किसी कंपनी का CEO, किसी जगह के एडवाइज़र, किसी डिप्लोमेट के साथ एजुकेशनल एडवाइज़र, बट वो सब CIA के एजेंट होते हैं. दे ऑल प्रोवाइड इनपुट्स टुवर्ड द इंडिया. यू विल अमेज टू नो, चाइना के लिए एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने इंडिया के पूरे पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंशियल लोग, छोटे फुल पॉलिटिशियंस जो मैटर नहीं करते था, वार्ड कमिश्नर्स, फाइन, और जो इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सबकी प्रोफाइलिंग कर रखी थी. प्रोफाइलिंग ऐसे कर रखी थी कि उन्होंने इंडिया के एक लार्ज सेक्शन का मेटा डेटा उठाया कि ये पॉलिटिशियन चाइना के बारे में क्या बोलता है, ये पॉलिटिशियन चाइना के बारे में क्या बोलता है, इसका अपोजिट व्यू है कि प्रो व्यू है, ये वाला IAS इंडिया चाइना के बारे में क्या बोल रहा है, ये FS का क्या व्यूज है. सोशल मीडिया से सिर्फ डेटा कलेक्ट किया और प्रोफाइलिंग कर दी. सो उनके पास एक डेटा मिल गया, जिसमें उनके पास एक डेटा मिल गया हु इज प्रो चाइना इन अप्रोच एंड हु इज एंटी चाइना इन अप्रोच. फाइन. रिजल्ट क्या होता है, जो प्रो चाइना है उनको वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं और ऑफर करेंगे कि यू शुड बी स्पीकिंग गुड फॉर चाइना. देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सन, आई विल नॉट कोट द नेम, दे आर ऑलवेज प्रो चाइना. एट द सेम टाइम दे आर प्रोफाइलिंग ऑल्सो एंटी चाइना पीपल, और उनको कहीं ना कहीं वो डेंट करने की कोशिश करेंगे, उनकी इमेज खराब कराएंगे या फिर उनको कुछ स्कैंडल में फंसाएंगे. देयर आर लॉट्स ऑफ द थिंग्स दे कैन डू एंड दे ऑफन डू ऑल दिस. हनी ट्रैपिंग, दे रिजॉर्ट टू ऑल द थिंग्स. फाइन. So they do each and everything to influence and mold their opinion towards the China, because इंडिया ने क्या किया था, बैन कर दिया था चाइनीज एप्लीकेशन, चाइनीज चीज़ों को. फाइन. बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन्स, वी ऑल नो दैट, गलवान के बाद. सो उन्होंने आपके पूरे के पूरे लोगों की प्रोफाइलिंग कर ली, इतने बड़े पॉपुलेशन की प्रोफाइलिंग कर ली. यार व्हाट यू आर डूइंग, हमें चाइना के बारे में क्या पता है, वी डोंट नथिंग. इवन वी डोंट नो देयर आर हाउ मेनी प्रोविंसेस इन द चाइना. We don't know what is the culture of the China, what the issues with the China, what are the problems with the China. Fine. Why there is a phenomenal growth of the China, we don't know, because we never give a damn. हम लोग एक्सेप्शनली फोकस पाकिस्तान पे हैं या फिर अपने पे ही फोकस हैं, अपने में उलझे हुए हैं, नहीं कर पाते बिकॉज वी डोंट हैव द डिप्लोमेट्स. कितने लोग मंदारिन बोलने वाले हैं इंडिया में? मंदारिन इज द लैंग्वेज ऑफ चाइना. फाइन. बहुत कम, बहुत कम, यू विल सी, बहुत कम. और अब तो और नहीं हो गया क्योंकि हमारे रिलेशन खराब हो गए. देयर यूज्ड टू बी कॉलेजेस लाइक JNU एंड अदर जो मैंदारिन को पढ़ाते थे. सो ऐसे लोग आप जाएंगे तो यू कैन डू रिसर्च ऑन द चाइनाज, यू कैन एक्सप्लोर द फॉल्ट लाइन इनटू द चाइनीज सोसाइटी, यू कैन एक्सप्लोर द फॉल्ट लाइन इनटू द चाइनीज इकोनॉमी, और यू कैन एक्सप्लोर द फॉल्ट लाइन इवन इनटू चाइनीज डिप्लोमेसी. सो आप यदि यही सब नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करवाएंगे, नंबर ऑफ द स्टाफ्स नहीं बढ़ाएंगे, IFS मत बढ़ाइए, उसके नीचे के ऑफिसर्स को तो बढ़ा दीजिए, SSC के थ्रू तो रिक्रूटमेंट कीजिए. फाइन. इवन द पीपल फ्रॉम द SSC आर बीइंग पोस्टेड इनटू द वेरियस डिप्लोमेटिक एजेंसीज एंड एजेंट्स जाते हैं मतलब आपके मिनिस्ट्री में पोस्टिंग होती है उनकी, और जाते हैं बाहर में, दे कैन वर्क फॉर इंडिया एज वेल. फाइन. सो आप स्ट्रेंथ ही नहीं बना रहे हैं तो हाउ वी विल बी एबल टू कैटर ए कंट्री लाइक द चाइना और द USA, कोई भी नहीं, या रशिया, यू वॉन्ट बी एबल टू कैटर बिकॉज दीज आर पहले अंडर स्टाफ, अंडर ट्रेंड प्लस ओवर बर्डन. क्या है? एक तो अंडर स्टाफ्ड है, दूसरी अंडर ट्रेंड है, तीसरी ओवर बर्डन है, तीनों को कॉकटेल हो गया. सो डू यू थिंक द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया विल बी ए सक्सेस until unless this thing has been removed? So you should be having पिच करना चाहिए कि आप रिक्रूटमेंट बढ़ाइए, घटाते मत जाइए. गवर्नमेंट करेगी, डिमांड ही नहीं इसलिए घटा रहे हैं, गवर्नमेंट तो हमेशा ही करेगी, बट यू नीड टू सी ऑल दिस थिंग्स एज वेल. फाइन. चलिए. Also we need to prioritize the relation, we can follow multi stakeholder approach. हमें prioritize करना पड़ेगा किसको हमें priority देनी है, किसको नहीं देनी है, और accordingly we have to make all these policies. priority नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी. किसको प्रायोरिटीज करना है, यदि USA को रशिया से करनी है, रशिया से चाइना को करना पड़ेगा. फाइन. और मल्टी स्टेक होल्डिंग अप्रोच भी होना चाहिए. इकोनॉमी जैसे रशिया के साथ वी आर हैविंग वेरी गुड मिलिट्री रिलेशन, एट द सेम टाइम आवर इकोनॉमिक रिलेशन विद द रशिया इज नॉट दैट गुड. At the same time, Russia is in dire need of having good economy, and for that they are forging relation with the China. Ultimately क्या करेंगे, वो चाइना के पाले में चले जाएंगे. Fine. Despite being very good friend of the India, they will go with the China because you are not giving Russia an opportunity to do economic investment. So उसका असर कहीं ना कहीं होगा, and we should be having multi-stakeholding. Diplomacy is not about only having the good diplomatic relation. You need to have military relation, you need to have economic relation, you need to have cultural relation, you need to have to trade relation as well. Fine. चलिए. Next is
the revivalism of SAARC is needed, and it is one of the handicaps before the India's foreign policy pertaining to its neighbors. Fine. So SAARC हम लोग पढ़ेंगे, what is the SAARC and all. अभी जान लीजिए 1885 में बनी थी. It is the 7 ही हैं, मुझे 7 या 8 कंट्रीज हैं, इसका एक एसोसिएशन है. फाइन. एंड बेसिकली इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री उसमें, और छोटी मोटी कंट्रीज लाइक काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर एंड ऑल. फाइन. सो इट इज द प्लेटफॉर्म वेर एंड वी कैन मेक आवर फ्रेंडेड, ज़्यादा हम लोग फ्रेंडली बना सकते हैं, क्योंकि ये एक वन टाइम मीटिंग और इसकी मीटिंग ही नहीं हो पाती. मोस्ट ऑफ टाइम द सार्क इज इंटेंजल बिटवीन हुम, इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसका इंडिया के ऊपर भी खराब असर होता है, पाकिस्तान के ऊपर तो पड़ता ही है, बिकॉज स्टेलमेट है. इंडिया साउथ एशिया इज वन ऑफ द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड. सबसे कम इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट भी बहुत कम होंगे. आप अफगानिस्तान से इंडिया कोई आ ही नहीं सकता डायरेक्ट लैंड रूट से, बिकॉज दे हैव टू पास द पाकिस्तान. दैट इज क्वाइट एंटागोनिस्टिक टू द इंडिया. वो 106 किलोमीटर टू 94 किलोमीटर बोलते हैं, दैट इज इन POK. ऑफिशियली इट इज देयर, but again de facto and de jure need to be understand. Fine. Officially we are having 106 kilometer I guess with the Afghanistan, but it is in the part of the क्या, और वो वाला हम लोग क्लियर कर देते तो हमारे लिए बहुत टेंशन खत्म होती. बट अगेन पैरोक्लियल पॉलिसीज, वी डोंट हैव द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. उस टाइम हमने ये सब सोचा ही नहीं था. फाइन. नेक्स्ट इज द कंटिन्यू प्रोग्रेस विच इज ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट. यदि पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश के साथ हम कोई अकॉर्ड करके थोड़ा बहुत दे के हमको उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लार्जली बॉर्डर्स सही हो जा रहे हैं, तो यू कैन डू इट. और यदि श्रीलंका के साथ हमें एक एक्सचेंज करके एक छोटे से आइलैंड को हमें फ़ायदा हो रहा है, यू शुड बी डूइंग इट. फाइन. इवन विद द पाकिस्तान, इफ़ देयर इज नो इशूज़, थोड़ी बहुत इशूज़ हैं छोटी मोटी, उसको रिजॉल्व करके हो रहा है, वी शुड बी डूइंग. विद द चाइना वी कैन डू इट. फाइन. वी शुड स्टार्ट विद द चाइना. चाइना हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा. But again, we are not doing it because of XYZ reason. Again, the domestic politics is there and all the things are there. Fine. And next, that is very important, and that should be the India's approach, and that is actually India's approach. Fine. क्या है? पिघलना नहीं है. So पिघलना नहीं है, क्या होता है? सख्त रहना है. ठीक है, याद कीजिए जाकिर. ठीक है ना, पिघलना नहीं है. So विंडो सीट पे सुंदर सी लड़की भी आ जाए तो बादल इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, तो इंडिया को भी रखना चाहिए. द अप्रोच दैट इंडिया शुड बी फॉलोइंग इज बी फॉर्म बट बी फ्लेक्सिबल. फाइन. सो पिघलना नहीं है लेकिन फ्लेक्सिबल भी रहना है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग. फाइन. फॉर्मनेस इज नीडेड विथ ए कंट्री लाइक चाइना और विथ ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, बिकॉज यदि हम पाकिस्तान और चाइना के साथ फॉर्म नहीं रहेंगे, सो दे आर हैविंग वेस्टेड इंटरेस्ट. पाकिस्तान का ड्रीम इज गजवा ए हिंद का. फाइन. और दे आर हैविंग द ड्रीम ऑफ गिविंग इंडिया 1000 कट्स, ताकि इंडिया ब्लीड करता रहे, उनको नुकसान होता रहे. इफ़ यू आर नॉट फॉर्म विद द पाकिस्तान, वो उछलने लगेंगे. सो पाकिस्तान के विज़ हमको क्या करना है? पिघलना नहीं है. चाहे वो कितनी भी अमन की आशा करें, वी शुड बी हैविंग बैक माइंड में कि ये लोग ऐसे ही लोग हैं. ठीक है ना, नहीं मानेंगे. सो फॉर्म रहिए उनके साथ. एट द सेम टाइम वी शुड बी हैविंग वेरी फ्लेक्सिबल रिलेशन विद ए कंट्रीज लाइक किसके साथ? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स. आप यदि इनके साथ फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, इसके साथ फॉर्म हो गए, तो रिलेशन कैन डिटोरिएट. बिकॉज अगेन इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, बहुत बड़े लेवल पे है. और आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ेंगे ऐसे कंट्रीज़ के साथ, तो कभी लार्जर व्यूज़ नहीं आ पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप परेशान हमेशा रहेंगे. सो पिघलना नहीं है, लेकिन सख्ती ज़रूरी है. सख्ती कुछ लोगों के साथ और पिघलना चाहिए, डिपेंड करता है. फाइन. सो दैट शुड बी इंडियाज़ लार्जर पॉलिसी, दैट बी फर्म बट बी फ्लेक्सिबल. फाइन. ऐसा नहीं कि नहीं भाई हमारा तो अखंड भारत का सपना है, हम छोड़ ही नहीं सकते ये वाला बाउंड्री. नहीं, ज़रूरत है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ज़रूरत है वहाँ पे पकड़े रहिए, कोई नहीं मना करने वाला. फाइन. सो ठीक है. नाउ दैट इज़ द ओवरऑल असेसमेंट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. It is basically half full and half empty, and that is the last thing that we will be discussing. Fine. So let us see what is the half full and half empty. What is the meaning of this statement actually? This is again a metaphor. Exactly. So it is up to you. यदि
स्केलिंग होती है ना 1 से 10 तक, आप लोग भी बहुत बार रेटिंग करते होंगे किसी टीचर को या किसी भी चीज़ को। सो यदि रेटिंग की जाए तो 1 to 10 के स्केल में लार्जली इट कैन बी सेड कि हमें 5 नंबर तो मिलते हैं, 50-50 वाला रिएक्शन है। अगेन इट इज़ योर पर्सपेक्टिव, यू सी इट इज़ ए हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। हाफ फुल means positively, you are thinking positive, fine. Half empty means you are having negative approach towards the India's foreign policy. Despite all the issues, it need to be said, and it need to be said in inverted commas, that India ka foreign policy is largely good, despite of the shortage of the diplomats, despite of the shortage of the staffs, we are able to cater all the things. India ka position almost सब जगह ठीक है. Credit goes to the very professional अपना इंडियन फॉरेन सर्विसेज एंड अगेन द पॉलिटिकल लीडरशिप, फाइन. सो वी आर हैविंग, यस, देखा जाए लार्जली देखा जाए, डिस्पाइट हैविंग वन थिंग कि वी हैव वन इरिटेंट, वी हैव हैविंग वन बैड चाइल्ड इन आवर नेबरहुड, दैट इज़ पाकिस्तान. उसके अलावा हमारे सारे के सारे रिलेशन कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज़ के साथ अच्छे हैं. चाइना के साथ अभी डिटोरिएट हुआ है, आज से 2 साल पहले नहीं था कंडीशन. और चाइना का जो डिटोरिएट हुआ, इट इज़ मोर अबाउट द चाइना एंड लेस अबाउट द इंडिया. चाइनीज़ ज़्यादा परेशान है इंडिया से, फाइन. सो हमें ज़्यादा नहीं थी दिक्कत, हमने कभी नहीं कहा था. एंड द बॉर्डर वॉज लार्जली साइलेंट अप टू द गुड 40 years. एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी बड़ी कंट्रीज़ जिनकी इतने बड़े बॉर्डर शेयर हो रहे हैं और वो डिस्प्यूट है तब भी शांत है, इट सिंपली मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत अच्छी, वीडियोज, बट एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी. एक तो देते नहीं है कोई, देते भी हैं तो बहुत अदर अच्छा ज्ञान होता है, फाइन. वही चीज़ें रट के जाते हैं और वोमिट कर देते हैं. मार्क्स अच्छे नहीं आते तो देन कहते हैं यार मार्क्स नहीं आता, सिलेक्शन नहीं होता. प्रीलिम्स में 6 बार हो गया, अब मेंस 1 भी बार नहीं. रीजन यू डोंट हैव द एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़, क्योंकि वो आपका कभी डेवलप ही नहीं हुआ है. यू डू व्हाट, न्यूज़पेपर एनालिसिस, 5 मिनट 10 मिनट में हिंदू का एनालिसिस कर लिया, करते रह जाएंगे, कभी खुद की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुई, एनालिटिकल स्किल्स. और यूपीएससी अब यही कर रही है कि दे आर आस्किंग क्वेश्चन बियॉन्ड दीज थिंग्स. नॉलेज इज नॉट नीडेड मच, व्हाट इज नीडेड की मोर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़. आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, इफ़ यू कैन जोल्ट ऑल डाउन, और आप दीदी बता सकते हैं व्हाट शुड बी द इंडियाज अप्रोच, देन इट इज़ बैंग ऑन, फाइन. सो व्हाट इज आंसर राइटिंग, एंड इट्स आर्ट ऑफ सिडक्शन, एंड यू नीड टू स्टार्ट विद वेरी गुड कोट और स्टेटमेंट. कौटिल्य वाला डाल दिया, दैन इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, फाइन. सो उसको पता चलेगा अब क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं आवर फॉरेन पॉलिसीज, आवर नेबर्स के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है. So you can actually इसको segregate कर सकते हैं. What are the different benefits? So you can start with the political benefits, fine. You can start with the economic benefits, internal security, external security, fine. अखंड भारत का जब ना, अखंड भारत not in the tangible sense, हैं? हाँ, relations अखंड भारत ही हो, that is again अखंड भारत. Again, it's a very good quote that we are having a lot of the Indian section of people having the dream of the Akhand Bharat, but now we don't have to conquer the world to having this dream. We can have the economic integration, and largely our dream of Akhand Bharat will be completed. That is also one of the, we can quote, it's a very beautiful thing, fine. So although it's a very negative term, but you can use this positively because you know all the things. कि अब फिजिकल कंकरेशन की जरूरत भी नहीं है. गूगल को जरूरत है क्या कुछ करने की? गूगल का यू विल नो, गूगल का जो भी टोटल आउटकम है दैट इज इक्वल टू इंडियाज टोटल जीडीपी. कितना है? ऑलमोस्ट वही लगा लीजिए 3, ठीक है ना. गूगल का भी इतना ही हो गया है. सो कैन यू इमेजिन, एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी इज हैविंग सच मच क्लाउड. तो हम यही तो लैक कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, बिकॉज नीड ऑफ आवर इज टू इकोनॉमिक क्लाउड होना जरूरी है. इकोनॉमी रहेगी तो सब कुछ फॉलो हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी डन, फाइन. सो हमको यहाँ पे करना अखंड भारत इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट, फाइन. और कल्चरल इंटीग्रेशन, टूर एंड ट्रेवल्स आपका बढ़ जाएगा, ओवरऑल आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी. अगेन ये भी कहेंगे, इफ इंडिया इज वांटेड टू गेट ए रिस्पेक्टफुल पोजीशन इन द वर्ल्ड कम्युनिटी, इंडिया नीड टू हैव इट्स इंडियाज क्या कहते हैं कंक्लूजन, यू कैन कोट इज इन कंक्लूजन कि इंडिया की मजबूरी है टू हैव ए गुड रिलेशन and not the neighbors, that we have discussed as well. So it will suffice your answer, fine. वही बात है, यूएन में रिस्पेक्टफुल और यूएन में परमानेंट पोजीशन. सो आप यदि रीजन को अच्छे करेंगे, रीजन में आप सॉल्यूशन गिवर होंगे. सो वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग फॉर ए प्रॉब्लम मेकर लाइक पाकिस्तान, वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर ए सॉल्यूशन गिवर लाइक इंडिया, एंड तभी तो आपको वो परमानेंट सीट देंगे.
क्योंकि आप यदि प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं पाकिस्तान की तरह तो क्यों आपको कोई देगा. देयर आर लॉट्स ऑफ द सच प्लेयर्स दैट आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन मेकर एंड नॉट द प्रॉब्लम मेकर. एंड आप लोग ये सब कोड करके ये आंसर लिख सकते हैं. दीज आर योर होमवर्क. फाइन. सो आप इस तीनों को फोटो ले लीजिए एंड आप लिख के ग्रुप में दे देंगे. आई विल रिव्यू जो भी ऐड करना होगा. बिकॉज देखिए स्टार्ट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा आंसर राइटिंग का. फाइन. नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा. एंड द प्रिपरेशन फॉर द मेंस शुड बी स्टार्ट 1 year एडवांस. क्योंकि देखिए गैप बिटवीन द प्रीलिम्स एंड द मेंस कितने टाइम का है. कहाँ 3 मंथ. किस जमाने में. हमारे टाइम में होता था 3 महीने. 2.5 months. 90 days भी नहीं. 30 60 और 75 डे का टाइम मिलता है. 75 डे. और आपको 75 डे में क्या क्या करना है छोड़ दिए. ऑप्शनल करना है. दैट इज मैमथ थिंग. फाइन. आपको जीएस चारों पार्ट करना है प्लस करंट अफेयर्स करना है. बिकॉज ऑफ लेट यू कैन सी द करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस इज क्वाइट जब बढ़ गया है इन द मेंस एटलीस्ट. फाइन. सो ऐसे भी ऐसे तो खैर चलिए जीएस कर लेंगे तो सब कुछ हो जाता है. कहने आई है लेकिन यू विल बी. देखिए अभी लगा ना. देखिए अभी आप पढ़ेंगे ना सब सब्जेक्ट पढ़ लेंगे ना तो यू विल फील कि ऐसे आप कर सकते हैं. ऑल्दो इस बार बहुत टफ आया था. लिटरली टफ आया था. बट अगेन इट इज मोर अबाउट द जीएस. फाइन. जीएस आप अच्छा कर लीजिए तो ऐसे यू विल बी एबल टू डू कहीं ना कहीं. फिलोसफिकल एस्पेक्ट है तो अगेन अप्रोच इज नीडेड. टफ था बट हर एक बार टफ नहीं आएगा. इट इज अगेन ए ट्रेंड. यूपीएससी कहने कहीं कुछ ना कुछ करते रहती है. मजे करने के लिए वो करते हैं. फाइन. साल भर उनको बैठ के 5 क्वेश्चन ही तो बनाना है तो वो 5 क्वेश्चन अच्छे से बनाते हैं वो लोग. फाइन. सो लगाते हैं कि क्या आपको ये मुझे नहीं समझ में आया. सो आई एम इन टू दिस फील्ड फॉर लास्ट 6 years. सो आई वॉज एक क्वेश्चन समझ में आया था जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया बिकॉज इट वॉज रिलेटेबल. सो आई टीच हिस्ट्री प्लस आई टीच IR तो आई कैन कनेक्ट फ्यू डॉट्स. बट उसके अलावा तो हवा वही था. बड़ा क्या ही है. सो इट इज़ द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी. सो जो कहता है ना कोच, मैं हमेशा कहता हूँ डेवलप दिस एनालिटिकल स्किल, डेवलप दिस एनालिटिकल फैकल्टी. सो नॉलेज इज देयर, इम्प्लीमेंटेशन और नॉलेज इज लैकिंग. दैट इज नीडेड मोस्ट. और उसको कहीं ना कहीं आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा. टीचर्स की कैपेबिलिटी लिमिटेड है. एवरीथिंग कांट बी डिस्कस इन द क्लास. आपको कहीं ना कहीं डॉट कनेक्ट करना पड़ेगा. खुद की एनालिटिकल कैपेबिलिटीज. दिस इज फैक्ट एज वेल. कहते हैं ना अगेन दीज आर द हॉक्स कि आप कहीं कोचिंग करेंगे आपका हो जाएगा. हमारे टाइम में ऐसा होता था कि एक कोचिंग का जहाँ से एडमिशन नहीं मिलती थी. आई विल नॉट कोट द नेम. जानते हैं आप लोग, सब जानते हैं. बाद में एक और आया कि वहाँ का टेस्ट सीरीज तो कर ही लीजिए, कर लेंगे तो आपको हो जाए. कुछ ऐसा नहीं होता. इट इज़ अगेन ऑन द स्टूडेंट. टीचर्स की एक लिमिटेड रोल होते हैं. या किसी भी मेंटरिंग इंस्टीट्यूट का एक लिमिटेड रोल होता है. अल्टीमेट एक्सिक्यूशन इज डन बाय द स्टूडेंट until unless you are having. इसलिए आंसर लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. यू स्टार्ट विथ इट विल बी डन. ठीक है ना. सो दैट्स ऑल ऑन द. नया टॉपिक शुरू नहीं करते हैं बिकॉज इट विल अगेन फिर से फ्रेश माइंड से करेंगे. बट अगेन कल से हम लोग विल स्टार्ट अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लस कंट्रोवर्शियल प्लस बहुत सारा इमोशनल. दैट इज इंडिया पाकिस्तान रिलेशन. फाइन. सो लार्जली उसमें 4-5 इशूज़ हैं. सो वी विल डिस्कस एंड दैट विल द SEO वाला नहीं किया है क्योंकि उसको जब इंडिया या तो रशिया या फिर इंडिया चाइना रिलेशन करेंगे ना देन विल डिस्कस. क्योंकि अभी या फिर इंस्टीट्यूशंस में संघाई को SEO में है. रशिया है यार. रशिया संघाई में मोस्ट प्रोबेबली रशिया भी है. रशिया के कारण ही तो इंडिया को मिला है यार. इंडिया को मिला, पाकिस्तान को चाइना के कारण मिला है. सो देखो दीज आर द लॉजिक्स. रैट है रशिया में. फाइन. रैट मैं तुम्हें कर देखूँ लॉजिक भी है ना. आप सोचिए वाई इट इज़ देयर. देयर इज ए लॉजिक. सो संघाई कोऑपरेशन. फाइन. संघाई किससे करेगा. सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया में रशिया के बिना कुछ हो ही नहीं सकता बिकॉज अल्टीमेटली दीज आर द सैटेलाइट कंट्रीज ऑफ द रशिया. फाइन. सो SEO में तो वो होगा ही. और वो बेसिक इसलिए इंडिया को भी मिला है. अदरवाइज इंडिया को नहीं मिलता SEO का. और इंडिया को मिला इसलिए उसको पाकिस्तान को देना पड़ा क्योंकि चाइना इज फेवरिंग होम पाकिस्तान एंड इंडिया वाज फेवर्ड बाय द रशिया. तो दोनों को एक